हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो ये है विज्ञान का अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 3 2023। पिछले दो लेक्चर में हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 देखा था। ये है वीडियो नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि केवल अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण में भी अपवर्तन होता है। दूसरा है कि केवल उत्तल दर्पण के लिए, तो इसमें भी होता है। और तीसरा वाला है कि केवल समतल लेंस के लिए, तो इसमें भी होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा है कि किसी वस्तु का आवर्धित आवर्धित मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो काल्पनिक का मतलब है ना इमेजिनरी। तो इसमें दो में होता है, या तो उत्तल लेंस में बनता है या तो अवतल दर्पण के साथ। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में तो बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तर हो जाएगा हम लोगों का उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वाला है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ है। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा के, अगर कोई चालक तार है तो उसमें रुकावट का काम करने का जो कारक होता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो बोला है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध मतलब बहुत न के बराबर उसमें करंट फ्लो करे, तो वो विद्युत रोधी होता है। क्योंकि जो कुचालक होते हैं उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, उसमें करंट न के बराबर फ्लो करता है। चौथा वाला है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, जिसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। पांचवा कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली की ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए कि जो H होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, या हम फार्मूला जानते हैं कि H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो हमसे बोला है कि धारा का मान 3 गुना कर देने पर, तो ऐसे दिख जाएगा H बराबर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 गुना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पांचवा का सी। अगला है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसका मतलब निकट की वस्तुओं को देख लेता है। तो निकट की वस्तुओं को जो देख लेता है व्यक्ति, उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष में वो दूर की वस्तुओं को देख लेता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति होगी बहुत छोटा, उल्टा और अत्यधिक। तो याद रखिएगा, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे आके बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण इसलिए हम इसे वास्तविक और उल्टा मान लेते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मतलब C+O2 गिव्स CO2। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो कौन सी विक्रिया है? तो इसमें होता है कि जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब C एक है और O2 एक, मिलके एकल उत्पाद बनाया दो लोग मिलके, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हो जाएगा जिंक प्लस HCl, सॉरी H2SO4 गिब्स हो जाएगा ZnSO4, और प्लस उसके साथ एक गैस निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि सामान्य ताप पर और जो ये द्रव है, द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, जो हमसे अधातु पूछा हुआ है, तो अधातु पूछा है तो इसका मतलब है कि जो अधातु होती है उसमें तो ब्रोमीन पाई जाती है। अगर धातु पूछता तो यहाँ पे हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो ब्रोमीन होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में पाई जाती है। अगर धातु पूछ जाता तो हमारे पास हो जाता पारा। तो जो पारा होता है धातु में, वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है कि प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो प्रोपेनोन का मतलब होता है प्रोपेन प्लस ओन, और ओन जो होता है वो प्रत्यय होता है कीटोन का, और जो कीटोन का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। इसमें दिया हुआ है कि एल्डिहाइड कौन सा है?
तो एल्डिहाइड जो होता है जहाँ पे CHO समूह पाया जाए, ये वाला समूह C डबल बॉन्ड OH, और ये जहाँ पे दिख जाए वो एल्डिहाइड होता है। अगला है कि एल्काइन, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है C डबल OH, और C डबल OH को हम ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH। और अगला हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन में ये चार आते हैं, F आ जाए या Cl आ जाए या Br आ जाए या तो I आ जाए। तो आइए मिलान करते हैं। तो सबसे पहला एल्डिहाइड है, तो ए वाला मैच कर जाएगा इससे बी वाले से, क्योंकि यहाँ पे ये हमको एल्डिहाइड ग्रुप दिखा। अगला है कि एल्काइन, एल्काइन का सिंबल है कि यहाँ पे एल्काइन दिख रहा, हालांकि इसमें बी आर भी, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्काइन का हो जाएगा डी वाला, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे पहला, क्योंकि यहाँ पे हमको ये दिख रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताया था। और अगला जो बचा ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ अकेले Br दिख रहा, और कहीं भी इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ ये हैलोजन है और उसके साथ कार्बन लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कि पहले ए का बी, तो ए का बी वाले में भी, डी वाले में, और फिर उसके बाद बी का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी से मैच कर रहा, बी डी से मैच कर रहा, सी ए से मैच कर रहा, और डी वाला सी से मैच कर रहा। अगला है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 9th में पढ़ाया जाता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। निकालने का तरीका है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसको बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2,4 आएगा। अगला है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 15 वाला सवाल। 15वां सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है, और इसमें बी वाले में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल। और अगला कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी होता है। अगला ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में अपचयन विखंडन होता है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। अगला ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो चयन है जैव विकास का सिद्धांत, ये हमारे एनसीईआरटी से हटा दिया है। अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे में किए थे अपने प्रयोग, तो वो मटर का एक पौधा था। निम्न में किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं, जिसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है, वो पपीता होता है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी, तो एक कॉपर टी के जैसा एक कॉपर धातु की एक युक्ति बनी होती है, जो कि मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में उसको सेट की जाती है। इसका काम होता है कि प्रजनन दर को रोकना होता है, मतलब प्रजनन को रोकने के लिए कॉपर टी का यूज किया जाता है। किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये तो सत्य है। यह सामान्यतः ईस्ट में होता है, ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर, ये इसमें भी होता है। अगला है कि यह पायरुविक अम्ल को CO2 एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। अगला यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लिखेंगे कि लिख सकते हैं कि सर्च लाइट में, जो होता है खोजने वाली लाइट। दूसरा है कि गाड़ियों के, कार के हेडलाइट में, या कार या बाइक के हेडलाइट में हो जाएगा। अगला है कि दो ही पूछा तो एक और लिख सकते हैं कि सोलर कुकर में यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। अगला है कि इसी में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु रखी हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और अगला बोला है कि फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो फिगर बनाते हैं इसका। तो पहला बोला है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है। यहाँ से ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया P ध्रुव, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि F है, और यहाँ पे C है, और वस्तु कहीं इधर रखिए अनंत और उसके
बीच में। तो हमको पता है यहाँ से प्रकाश चलेगा समांतर तो वो निकल जाएगा कहाँ से, फोकस से। और दूसरा है कि यहाँ से जब ये प्रकाश चलेगा वक्रता केंद्र से तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाता है। तो जब उसी मार्ग पे वापस, यहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे ए डैश बी डैश और वस्तु ये ए है और ये बी है। ये इसका पहला फिगर हो गया। दूसरा वाला है कि फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तो उसके पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण और यहाँ पे फिर उसके बाद मुख्य अक्ष और यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे ध्रुव, और बोला है कि वस्तु यहाँ पे रखी गई हो तब फिगर कहाँ बनेगा। तो जब यहाँ से वस्तु रखी गई हो तो यहाँ से चलने वाला प्रतिबिंब पहली बात यहाँ से निकलेगा तो वो फोकस से होके जाएगा, और यहाँ से जब वक्रता केंद्र से होके जाएगा तो ये अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगा। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इधर जाके वो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे जो फिगर बनता है ये वाला फिगर जो होता है वो आभासी फिगर होता है। ये होगा दूसरे वाले का फिगर। अगला सवाल है कि अपवर्तन के नियम क्या है। तो अपवर्तन का नियम जो होता है बेसिकली दो माध्यमों के बीच में होता है और यहाँ पे लेंस में बताया जाता है। तो अगर ये माध्यम है और ये हमारा विलंब है, तो अगर एक माध्यम से विरल से सघन में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बेसिकली किसी भी माध्यम से जा रही विचलित हो जाएगी। अगर विरल से सघन में जा रही तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, असघन से विरल में जा रही तो अविलंब से दूर हट जाती। तो हमसे अपवर्तन का नियम पूछा है तो दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब हम आई साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तित किरण जो होती है उसकी ज्या साइन आई बटे साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे हम यन कहते हैं, और यन को यहाँ पे हम अपवर्तनांक बोलते हैं उस माध्यम का। मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है। अगला सवाल है कि उसी में पूछा हुआ है कि 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। क्या हम प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो लगाते हैं इसे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 3 सेमी, सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसे लगाएंगे। बोला है कि 3 सेमी की वस्तु एक रखी गई, तो वस्तु का जो लंबाई दिया है वो बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। अगला बोला है कि लंबवत रखी है मुख्य अक्ष के, तो बिल्कुल। और लेंस की फोकस दूरी जो है एफ बराबर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा। लेंस से वस्तु की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम भी निकालेंगे, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v, तो f की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 30 रख लेंगे, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/10। तो यहाँ से जब लगाएंगे 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/10, 1/v बराबर 30 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ माइनस का 3, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस 2/30। ये काट देंगे माइनस 1/15, अब v बराबर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब v बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है क्योंकि माइनस में आया हुआ है। दूसरी बात है इसमें कि बोला है कि उसका आकार क्या होगा, तो हम आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे I/O बराबर V/U होता है, और जब दर्पण होता है तो यहाँ पे माइनस V/U होता है। यहाँ पे I का मान हमसे पूछा हुआ है, O का मान दिया है 3, V का मान आया माइनस का 15, इसका मान दिया है माइनस का 10। तो ये हो जाएगा I बराबर, ये दिखेगा माइनस 15 45 हो जाएगा, लगभग 4.5 माइनस का सेंटीमीटर का ये प्रतिबिंब
बनेगा। तो बोला है कि क्या हम इस पर्दे देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। लगभग यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 तिया 45, और नीचे हमारे पास 10, माइनस से माइनस कट गया, ये लगभग आएगा 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जब प्लस में आएगा तो जब हमें इसे बोला कि पर्दे पर देख सकते हैं, तो वस्तु से बड़ा बना है तो बिल्कुल पर्दे पर देख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि ओम का नियम लिखना है। पूछ रहा है कि ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम होता है कि एक चालक तार हो गया और बीच में ये प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे इसका सिरा बना दिया ए और बी। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक होता है जिसे चालक तार का हम प्रतिरोध भी कहते हैं, और इसका मात्रक ओम होता है। ये ओम का नोटेशन हो गया। अगला है कि किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चालक तार का प्रतिरोध प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों को चालक तार की लंबाई ले लेते हैं, और ये पहला कारक हो गया कि लंबाई पे डिपेंड करेगा। दूसरा हो गया कि वो क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, बट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये पहला कारक हो गया। या दूसरा कारक, इनमें संबंध होता है कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, और दूसरा होता है कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। ये अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल होता है। उसमें दिया हुआ कि 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे, P दिया हुआ है, तो P का मान है 400 वाट और V का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे P बराबर VI। तो यहाँ से फार्मूला पता चल जाएगा कि I बराबर हो जाएगा P बटा V। यहाँ पे 400 और यहाँ पे 200, तो ये कट के आ गया 2 एम्पियर। इसमें पूछा है कि 5 मिनट प्रयोग में लाया जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा, तो धारा का मान तो निकल गया। तो T बराबर दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट दिया है। तो उसके बाद अगर ये 5 मिनट दिया तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे हम, तो ये बदल जाएगा पहले 300 सेकेंड में। तो हमसे पूछा है कि I बराबर H बराबर हमसे पूछा हुआ है। तो H के लिए हम बेसिकली 2-3 फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा सुटेबल हो। तो H बराबर यहाँ फार्मूला यूज कर सकते हैं। H बराबर हमको कई फार्मूला पता है, यहाँ से VIT भी यूज कर सकते हैं, या I² RT भी यूज कर सकते हैं। जो तो R हमें निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे V दे रखा है, तो V का मान हो गया यहाँ पे 200 और I का मान हो गया 300, सॉरी I का मान हो गया 2 और T का मान हो गया 300। तो ये हो गया 3 दूना 6 दूना 12, और उसके आगे 4 जीरो लगा लेंगे, मतलब 1,20,000 जूल आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। या इसमें हम 1000 का गुणा कर दें तो आ जाएगा लगभग ये 120 किलो जूल आ जाएगा। भाग दे देंगे 1000 का तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण होते हैं, दो गुण देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे एक चुंबक बनाएंगे, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो ये पहली बात कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और दूसरी कि ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा गुण हो जाएगा कि ये वक्राकार होती हैं, वक्र बनाते हुए चलती हैं। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, मतलब काटती नहीं है या प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला हमसे पूछा हुआ है कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं। तो ये मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम बेसिकली जो पेंच वाला नियम होता है, जिसे हम पेचकस के नाम से जानते हैं, उसी पे डिपेंड है।
कि अगर इसको हम पेचकस को क्लॉकवाइज घुमाते हैं अगर इस साइड में तो वो कस जाता है, अगर उल्टा घुमाते हैं तो वो खुल जाता है। तो जिधर की तरफ घुमा रहे हैं वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगर पेच अंदर की तरफ जा रहा घुमाने के बाद तो बेसिकली वो उधर करंट की दिशा बताती है, और जिधर की तरफ हम स्क्रू घुमा रहे हैं या उसको पेचकस को पकड़ के वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका यहाँ पे फिगर है, ये इसको बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर की तरफ है। तो बोला कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम की सहायता ली जाती है। अगला मेन नियम कहाँ से स्टार्ट है कि यदि किसी स्क्रू को मतलब पेचकस को या जो स्क्रू लगा होता है जिसे हम नट के नाम से जानते हैं, यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाती है। मतलब जो अभी बेसिकली बताएं कि अगर ऐसे ऐसे घुमाया जाए घड़ी की दिशा में, ऐसे ऐसे घुमाते जा रहे हैं तो वो आगे की तरफ मतलब अंदर की तरफ घुसती है, तथा स्क्रू को वामावर्त घुमाने पर पीछे की तरफ उसकी आती है नोक, मतलब वो खुलने लगता है ऊपर की तरफ। अब यदि हम नोक की गति की दिशा और विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करें तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा जो है मतलब जैसे घूम रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है, और जो धारा की दिशा है वो ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये धारा की दिशा बताता है आई। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला उसी में पूछा था कि धारावाही चुंबकीय क्षेत्र प्रदत्त, ये नीचे वाला हो जाएगा इसका सोल्यूशन, और अगले वाले का सोल्यूशन आप देख लीजिएगा ये वाला हो जाएगा किसी सीधे धारावाही चालक के लिए। अब इसमें क्या है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें बता दिया जाता है कि ये जो है ये एक लकड़ी का ये गत्ता है, मतलब एक लकड़ी का पैड लिया गया है या कागज का भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर छोटा 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 लोहे का छीलन डाल देते हैं। अब जब इसमें करंट बीच से एक तार ले गए हैं, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो हमको पता है कि जब भी किसी धारावाही चालक तार में करंट फ्लो करता है तो वो चुंबक की तरह काम करने लगता है। तो बताता है उसका फिगर बनाना था, तो इसका यही फिगर है, हमको लिखना नहीं सिर्फ फिगर बनाना है, ज्यादा नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना है कि उसका जो फिगर कैसा बनता है। तो उसका जो फिगर है ये चुंबकीय क्षेत्र लाइन जो है, चुंबकीय बल रेखाएं जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, इसका फिगर जो वृत्ताकार आकार ले लेता है। यही हमें बनाना था कि वृत्ताकार आकार ये धीरे 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 सकेंद्रीय हो जाते हैं। सकेंद्रीय का मतलब यहाँ पे इसका सेंटर जो तार ये लगा हुआ है यहाँ पे इसका सेंटर है और ये सकेंद्रीय हो जाता है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटर कि इस वृत्त का भी यही सेंटर है, अगले वृत्त का भी यही सेंटर है, और इस वाले वृत्त का भी अगर यही सेंटर है तो इस सेंटर को हम लोग सकेंद्रीय कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोला है कि वो भाग 2 में आते हैं, जो उसके ऊपर विद्युत जनित्र वाला क्वेश्चन है वो हटा दिया है। 5वां के ए क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CaOH का ट्वाइस है ये, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसमें CO2 गैस मिला दिया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे 2 का इधर है 2 इधर है, तो टोटल ये पहला वाला रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है। इसमें कुछ करना है नहीं क्योंकि कैल्शियम एक इधर, इधर भी कैल्शियम, यहाँ पे कार्बन की संख्या है कि यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। तो पहला वाला बैलेंस है। दूसरा वाला है कि CH4 प्लस O2, मतलब हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं तो 2 ही चीज निकलता है, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे C1 है, इधर भी C1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा दें तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 2 और 2, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बढ़ा दें तो ये भी 4 हो जाएगा। ये रिएक्शन संतुलन की अवस्था में है। अगला है जो 5वां का बी है कि अभिक्रिया Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, इसमें अभिक्रिया तथा उत्पाद के नाम बताना है। तो ये वाला तो हो गया हमारा आयरन
और ये वाला हो गया कॉपर सल्फेट, और ये वाला हो गया फेरस सल्फेट, और ये वाला हो गया अगला, ये तो कॉपर का फार्मूला है, जिसे हम तांबा के नाम से भी जानते हैं। अगला है दूसरा बी का, कि उसमें अपघटन का एक उदाहरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम जानते हैं वो वियोजन वाला, तो उसमें अपघटन का मतलब उष्मा के द्वारा हुआ अपघटन। तो यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि CaSO4 को जब हम हीट देते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो हमें सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है छठवां का, है IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, H का कोई मतलब होता नहीं, तो यहाँ पे CH3 हो गया, और फिर यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे CH। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, 1 2 और 3 कार्बन की चेन है। एक नंबर पे ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन होता है, तो प्रोप प्लस आइन हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो बन जाएगा, इसको 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, चाहे सिर्फ प्रोपाइन। दूसरा वाला है कि यहाँ से भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की चेन को कहते हैं हम लोग ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में लेके अल जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे CHO भी लगा हुआ है। आज जिस क्रियात्मक समूह में C आता है वो भी नंबरिंग में काउंट होता है। तो CHO का जो प्रत्यय होता है उसको हम कहते हैं अल, उसी चिन्ह में ले के जोड़ देंगे, ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। छठा का बी पूछा हमसे तत्वों का परमाणु संख्या, तो इसका 7 होता है, हटा हालांकि हटा दिया है, और इसकी संयोजकता जो होती है 3 होती है। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसकी संयोजकता होती है 2। अगला है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि अगर कार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब एकल बंध, तो वे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेथेन हो गया। तो जितने भी एल्केन है, एथेन भी हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे लिख दें कि जितने भी एल्केन हैं सब के सब संतृप्त होते हैं, और इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। अगला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाए या तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। इसका एग्जाम्पल है कि एथीन हो सकता है या एथाइन हो सकता है। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे इसमें एल्केन था तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जितने भी एल्कीन है या जितने भी एल्काइन है सब के सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला बोला है संक्षारण। तो संक्षारण की कोई धातु जब वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कर जाती है तो उसके ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिससे उस धातु का भार बढ़ जाता है, उस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया बेसिकली जिसमें दो बेस क्रिया करते हैं और कोई एक पदार्थ अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अगर इसे हम लाइन बाय लाइन समझें तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई दो विलयन होते हैं, जैसे सपोज दैट किसी चीज का विलयन है, हमने ले लिया एक सोडियम सल्फेट का विलयन Na2SO4 और इसका हमने किसी दूसरे विलयन के साथ रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड का। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आयनों का तो आदान प्रदान होगा। तो इसमें जब इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक श्वेत ठोस पदार्थ, श्वेत का मतलब होता है सफेद रंग का, और वो क्या होता है जो सफेद रंग का ये ठोस पदार्थ है ये विलयन में घुलता नहीं है। एक ठोस पदार्थ होता है जो कि जल में अविलय होता है, जो उस विलयन के तली में बैठ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप, और ये जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बेसिकली होता है ये कि सोडियम इसको यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज करता है, बेरियम आ जाता है इनके पास, तो बन जाएगा यहाँ पे NaCl, और NaCl जो होता है वो तो पानी में विलय होता है प्लस, और इसके साथ एक कंपाउंड बनेगा BaSO4, और यही जो कंपाउंड है ये अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाता है, और अवक्षेप वही होता है जो विलयन में अविलय होता है, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। एक सॉलिड पदार्थ है, मतलब इनकी भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस होती है।
ये हमारा और छेपड़ अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया। यहाँ पे अगर हम 2 बढ़ा लें तो ये रिएक्शन संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण लिखना और इसके 2 उपयोग बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, और इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहते हैं इसको। अब ये बेसिकली होता है कि ये इसका एक गुण है कि ये पानी से क्रिया कर लेता है तो ये क्रिस्टल के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो CaSO4 इंटू 2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका गुण हो गया। तो इसका उपयोग लिखना है, तो इसका उपयोग जो होता है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए या खिलौने बनाने के लिए या सतह को चिकनी करने के लिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम नॉर्मल भाषा में पुट्टी के नाम से जानते हैं, जो दीवार पे पुताई होती है, उससे वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो हमसे सिर्फ 2 उपयोग पूछा है, तो हम लिख देंगे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर यूज करता है, और दूसरा खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखना है। दैनिक जीवन में केवल 2 तो लिख सकते हैं कि क्षार वे होते हैं जो जली विलयन में OH- का त्याग करते हैं, और अम्ल वे होते हैं जो जली विलयन में H+ का त्याग करते हैं। और उसमें पूछा है कि दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखना है, तो लिखते हैं। तो pH का उपयोग हम बहुत तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मानव और जंतु जो होते हैं जितने भी, इनमें भी pH मान का उपयोग होता है। जैसे बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की जो अधिकांश क्रिया होती हैं वो लगभग 7 से 7.8 के pH रेंज में काम करती हैं। अगर इसका मान यहाँ से घट बढ़ जाता है तो थोड़ा सा जीवन असंभव हो जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है, तो जब उसका pH मान 7 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जो जल होता है हमारे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। अम्लों का जो pH मान होता है 5.6 होता है। अगला है कि लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों के लिए pH मान का उपयोग। तो पेड़ पौधों का जो pH मान होता है उनकी भी वृद्धि अच्छे होने के लिए या उपज अच्छा होने के लिए pH मान की जो रेंज है उसमें विशेषता बनी रहनी चाहिए। अगर यह अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो उपज पे भी प्रभाव पड़ेगा। और अगला कि हमारे पाचन तंत्र में जो HCl उत्पन्न होता है उसमें भी उसका भी pH मान अम्ल है, HCl को हम लोग कहते हैं। तो HCl का भी pH मान जो होता है कि 7 से कम होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर HCl की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जिसे हम दूर करने के लिए एंटासिड जैसे MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड होता है, एंटासिड का मतलब एंटी एसिड होता है जो एसिड को मारने का काम करता है, ये इस क्षार का हम यूज करते हैं। अगला जैसे कि जो दांत क्षय हो जाता है या कभी जीव जंतु डंक मार देते हैं तो उसमें जो मधुमक्खी या चींटी काट ली तो हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल पहुंच जाता है जिससे पीड़ा उत्पन्न होती है। तो उस कंडीशन में हमें बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का यूज करना चाहिए। अगर दांत क्षय हो रहा, दांत टूट रहे हैं या दांत गिर रहे हैं तो जो दांत होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और जो शरीर का सबसे ठोस पदार्थ होता है। तो हमारे मुंह का जो pH मान होता है लगभग अगर 5.5 से 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे दांत का pH मान अम्लीय हो जाता है जिससे कैल्शियम फास्फेट का क्षय होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्षारकी मंजन का यूज करते हैं, मतलब क्षार वाले जिसमें कड़वाहट होती है उस मंजन का यूज करते हैं जिससे कि हमारे दांतों का क्षय रुक जाए और वहां पे उदासीनता बनी रहे। अगला है कि यशद लेपन क्या होता है। तो किसी भी धातु की परत पे जिंक का मतलब किसी भी धातु की सतह पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस अभिक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन का यूज होता है संक्षारण से बचाने के लिए जो कि ऑक्सीजन या जल के साथ जल्दी क्रिया नहीं करती है और वस्तु सुरक्षित रहती है। अगला बायो है जो कि ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो बायो खुद से कर लीजिएगा। ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले लेक्चर में मिलेंगे सेट नंबर 4 के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।